जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। माँ शुभ्रांगिनी तुम सब बच्चों को वो सब प्रदान करे जिससे तुम्हारा हित हो। नैतिकता और विधि, एथिक्स एंड लॉ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो नैतिक है वो विधिक हो और जो विधिक है वो नैतिक हो, ये ज़रूरी नहीं। इसी प्रकार जो नैतिक है अनैतिक है वो अवैधानिक हो, ये भी ज़रूरी नहीं। मतलब लीगल और एथिकल दोनों पर्यायवाची नहीं हैं। कई बार कोई चीज़ अनैतिक होती है, पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता, पिता का कहा नहीं मानता, पिता को सताता है, तो एक सीमा तक ये अनैतिक है लेकिन इलीगल नहीं है, क्योंकि कानून में ऐसा कहीं नहीं है कि पिता की आज्ञा मानेगा। बस इसी उदाहरण से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इस संसार में नैतिकता के नियम समाज ने बनाए, इन्हें हम परंपराएं कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। जब ये परंपराएं बहुत मजबूत हो जाती हैं तो इन्हें रूढ़ियाँ कहते हैं, अंग्रेज़ी में मोर कहते हैं। तो ट्रेडिशंस एंड मोर्स, विधि का उद्भव यहीं से होता है। परंपराएं लागू करने के लिए, अगर कोई परंपरा का पालन नहीं करता है तो लागू करने के लिए घर के बड़े बुज़ुर्ग, समाज के बड़े बुज़ुर्ग, कुछ समाज के प्रहरी प्रकार के लोग होते रहे हैं, जो सार्वजनिक रूप से जलील करके, व्यक्ति को अपमानित करके उसको एहसास दिलाते रहे हैं, गिल्टी कॉन्शियस पैदा करते रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तो वो व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाता रहा है। आज का ज़माना ये जो अमेरिकी प्रभाव से, एलपीजी प्रभाव से व्यक्तिवादी अधिक हो रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक हो रहा है, और इस व्यक्तिवादी युग में समस्या ये होती है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कानून के पलड़े में तौलता है। अगर एक पड़ोसी किसी दूसरे पड़ोसी के बच्चे को कुछ समझाना चाहे तो वो बच्चा उसकी नहीं सुनेगा, लेकिन हमारे ज़माने में सुना करता था। जो हमारा बचपन का ज़माना था, ज़माना तो आज भी हमारा है, लेकिन बचपन के ज़माने में बच्चे सुनते थे। मैं छोटा था, खेलता हुआ जाता था तो मोहल्ले के एक डॉक्टर रतन सिंह थे, बुज़ुर्ग आदमी थे, वो हम बच्चों पे खेलते समय निगाह रखते थे। कई बार जो है वो टोक देते थे, डांट देते थे, भगा देते थे। एक दाढ़ी वाले बाबा थे, उनका नाम ही ये रखा हुआ था लोगों ने, लंबी सी दाढ़ी थी उनकी। बच्चों को खेलने देते थे अपने बाग बगीचे में, बहुत सुंदर बगीचा था उनका, लेकिन नियंत्रण रखते थे पूरा, तो बच्चे डरते भी थे और खेलते भी थे। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। और अगर बच्चे सुन भी लें तो घर पे आके मुंह बिसूर के कहते हैं कि वो फलाने अंकल ने मुझे डांटा है, तो माँ बाप उन अंकल को दौड़ा लेते हैं कि तुमने क्यों डांटा, बच्चा मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। सच बात ये, बच्चा तो उनके भी अधिकार में नहीं है। कोई कानून प्रतिबंधित नहीं करता है। समस्या ये हो गई है, नैतिकता और कानून इतने अलग हो गए हैं। हालांकि संविधान का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 13, उसके अंदर हैविंग फोर्स ऑफ लॉ वर्ड लिखा हुआ है भारतीय संविधान में, और उसके अंदर ये लिखा है कि लॉ का मतलब क्या है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस वगैरह हैं उसमें। लॉ का स्रोत ये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला मंदिर में जो फैसला दिया है, इसीलिए विवादास्पद हो रहा है कि परंपरा को तोड़ने का फैसला है। विधि परंपरा से निकलती है, परंपरा विधि से नहीं बनती। दुर्खीम ने भी कहा है, तमाम समाजशास्त्रियों ने कहा है, बट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है तो मान्य है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। ये भारत में पहली बार हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ रैलियां हो रही हैं और सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। परंपरा इतनी मजबूत होती है, परंपरा विधि की जननी है, ट्रेडिशन। अब इस पर अगर किसी ने रिव्यू पिटीशन डाला हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रिव्यू पिटीशन कोई डाले
तो वो इसी आधार पर डाल सकता है कि ये परंपरा है और परंपरा विधि की जननी है। संविधान कह रहा है, आर्टिकल 13 कह रहा है, क्लियर कट, और 13 फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 का पार्ट है। तो इसलिए उसके अंदर है क्लियर कट के लॉ आता कहाँ से है। मैक्स वेबर इसी पर चिंतन करते रहे। ही वॉज ए ज्यूरिस्ट, विधि विशेषज्ञ थे और धर्माधिकारी भी थे। चर्च में वो प्रीचिंग भी किया करते थे। काल्विनिस्ट थे, उनके मित्र काल्विन जो हैं उन्होंने काल्विनिस्ट संप्रदाय चलाया था। मैक्स वेबर ने जो पुस्तक लिखी अपने जीवन काल के अंतिम समय में, जब वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो गए थे, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो पुस्तक है पढ़ने लायक है। नो डाउट मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो जब मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे हल्की पुस्तक है मैक्स वेबर की, नो डाउट, लेकिन पुस्तक तो पुस्तक है, और वो भी किसकी, मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर को जब मुझे समझना होता है तो मैं ओरिजिनल जर्मन बुक को ढूंढता हूँ नेट पर, और फिर जर्मन डिक्शनरी की मदद से उसे समझता हूँ। जर्मन मैंने एक ज़माने में सीखी है, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी याद ताज़ा हो जाती है। 1975 की शायद मेरा डिप्लोमा है जर्मन का, फिर इंटरमीडिएट है जर्मन से, तो मुझे बड़ी प्यारी लैंग्वेज लगती है। रीज़न ये, जर्मन को समझना आसान नहीं है, ऐसे ही मैक्स वेबर को समझना आसान नहीं है। मैक्स वेबर खुद को भी नहीं समझ पाए थे। कहा जाता है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, सो ही बिकेम ऑफ इंसेन माइंड। मस्तिष्क विकृत हो गया उनका इसीलिए। तो विधि जो है परंपराओं से निकलती है। मैक्स वेबर ने कहा था कि ये चर्च की जो क्लैर्गी है, चर्च में जो पदसोपान क्रम है, उससे नौकरशाही निकली है और विधि वहीं से निकलती है, यानी धर्म से विधि निकलती है, ये उन्होंने माना था। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठते हैं कि ये उचित है कि अनुचित है। जब तुम बच्चे, ये दिमाग में तुम्हारे जो चिंतनशील बच्चे हैं हमारे, तो जब दिमाग में तुम्हारे ये प्रश्न आता है कि उचित है कि अनुचित है, तो तुम्हारा दिमाग दो हिस्सों में बढ़ता है, इसलिए तुम नहीं समझ पाते कि उचित है कि अनुचित है। एक तरफ तुम्हें लगता है कि ये नैतिक है या अनैतिक है, और दूसरी ओर तुम्हें लगता है कि ये लीगल है या इलीगल है। तो कोई भी चीज़ लीगल हो सकती है बट अनैतिक हो सकती है, ये बात है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक IAS अधिकारी अभी चर्चा में हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, खनन माफिया के मामलों में चर्चा में रही हैं, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी फ़ोटो वगैरह पोस्ट करती रही हैं। इलीगल है, इलीगल है, अनैतिक नहीं है, लेकिन इलीगल है। गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल क्लियरली कहते हैं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वो मीडिया के संपर्क में रहे जब तक कि उसको प्रायर परमिशन न मिली हो सकता है उन्होंने प्रायर परमिशन ली हो, जैसे मैंने पढ़ाने की प्रायर परमिशन ली थी विभाग से, जब मैं कानपुर की कोचिंग में, छोटे भाई कोचिंग में, उत्कर्ष एकेडमी में कभी कभी मैंने पढ़ाया। उस ज़माने में शुरू में जब कोचिंग खुली थी तो मैंने परमिशन ली, परमिशन मिल गई मुझे, मैं पोस्टेड था वहीं पे, इसलिए तो हो सकता है उन्होंने परमिशन ली हो। तो इलीगल भी नहीं है, अनैतिक तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं। अगर कोई अधिकारी सोशल मीडिया पर आता है और आकर अगर परोपकार की बात करता है, बच्चों को, तमाम लोगों को मार्गदर्शन देता है, गाइडेंस देता है, तो ये नैतिक है, लेकिन इलीगल होगा अगर उसने इसकी परमिशन नहीं ली है। तो कई बार कुछ प्रश्न ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जो तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम लोग पूछ रहे हो आजकल कई बातें कि सर ये बता दीजिए ये उचित है कि अनुचित है। बेटा उचित अनुचित नहीं बताया जा सकता। कोई भी काम कभी कभी हमें बहुत उचित लगता है लेकिन वो इलीगल होता है, कोई काम हमें बड़ा उचित लगता है क्योंकि वो लीगल होता है लेकिन अनैतिक होता है। लीगल है लेकिन अनैतिक है, अब क्या कहोगे। मैं तो टैक्स ऑफिसर के रूप में ये देख चुका हूँ या ट्रेजरी अफसर के रूप में ये देख चुका हूँ। अब मेरे सामने एक दयनीय वृद्ध पेंशन लेने आ रहा है, दयनीय दशा है, कमर झुकी हुई है, बुढ़ापे की मार से परेशान आदमी, लेकिन मेरे पास एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड डाक से आती है कि यह आदमी अपने भाई की पेंशन ले रहा है। दोनों को ही एक सी सफ़ेद दाढ़ी फ़ोटो में, एक सी टोपी लगा के आते हैं, एक से ही सफ़ेद बाल हैं, मेहंदी लगे हुए,
फ़ोटो में भी वही है, वही आदमी है, वेरीफाई भी हो रहा है देखने में। लेकिन बाकायदा शिकायत करने वाले ने इस कदर शिकायत की है, उसने कहा है कि आप अपना रिकॉर्ड देखिए ट्रेजरी का, उसमें जो पहचान चिन्ह है, दाढ़ी के अंदर मस्सा है, वो मस्सा इस आदमी के नहीं है, ये भाई है, वो दूसरा था जो मर गया है। वेरिफिकेशन हुआ, आदमी गलत पाया गया। सही बात थी, शिकायत सही थी। मैंने तो एफआईआर नहीं लिखाई, मुझे दया आई उस बुज़ुर्ग पर, लेकिन पेंशन तो बंद करनी पड़ी मुझे। अब वो आदमी भूखों मर गया हो तो मेरा कार्य अनैतिक हुआ, लेकिन वैधानिक लीगल है। और मैंने जेल नहीं भेजा तो ये अवैधानिक इलीगल है, मुझे जेल भेजना चाहिए था। मेरा कलेक्टर मुझसे पूछ सकता था, जो मेरा बॉस था, कि आपने जेल क्यों नहीं भेजा। मैंने उन्हें समझा दिया कि मैंने नहीं भेजा, बुज़ुर्ग आदमी है और जेल नहीं भेजा मैंने। वो कुछ नहीं बोले, बोले ध्यान रखो लेकिन ऐसे लोगों को पेंशन मिलनी नहीं चाहिए। मैंने सर पेंशन बंद कर दी। बात यह है कि ये बड़ी बारीक सी सीमा रेखा है। मेरे इस एग्जाम्पल में तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि हम जीवन में जीवन भर यही तलाशते रहते हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इसका कोई निपटारा नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं है, नाम मात्र के लिए। एक व्यक्ति को उसकी पत्नी बहुत परेशान करती है, एक पत्नी को उसका पति बहुत परेशान करता है, हिंसा करता है। अब ये दोनों यदि विवाहेतर संबंध बना लें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो इसको आप उचित कहेंगे क्या अनुचित कहेंगे? इलीगल है, फिर भी क्या नैतिक कहोगे? ना, नैतिक भी नहीं है, अनैतिक भी है, इलीगल भी है, लेकिन सही है। सही इसलिए कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है और सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जीने का अधिकार है। जो कि उसका पति या उसकी पत्नी नहीं जीने दे रहा, वो उससे मुक्ति पा रहा। अब तुम कहो तलाक को वो तैयार नहीं है। अगला पक्ष अगर तलाक को तैयार नहीं तो कैसे तलाक मिलेगा? नहीं मिल रहा हैं। ऐसे मामले बहुत सारे, तुम ही बच्चों में से शेयर किए हैं लोगों ने। नरक कर दिया जीवन, तलाक भी नहीं ले रहे हैं। तो अब ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया जिसमें कि अनैतिक भी है, अवैधानिक भी है, यानी कि अनएथिकल भी है और इलीगल भी है, लेकिन फिर भी उचित है। क्या कर सकते हैं? इन बातों पर गौर करो और समझो जीवन में कि नैतिकता अनैतिकता के बीच में एक बड़ी उसके उचित अनुचित के बीच में एक बड़ी बारीक सी सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा पर चलते हुए, ये विचार करते हुए, तुम विचार करते हो इसीलिए तो मेरे चैनल पर हो। जो लोग विचार नहीं करते वो तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं। तुम विचारशील हो, यही कारण है कि तुम मेरे चैनल पर हो। और थोड़े से हो मुझे अच्छा लगता है। भीड़ तो मूर्खों की होती है। अगर भीड़ होती तो मैं समझ जाता कि चैनल के मेरे व्यूअर जो हैं मूर्खों की फ़ौज है और कुछ नहीं है। क्योंकि किसी भी समुदाय में मूर्ख बहुसंख्यक होते हैं, विद्वान अल्पसंख्यक होते हैं। तो तुम विद्वान हो, बुद्धिमान हो, इसलिए थोड़ी मात्रा में मेरे चैनल पर हो। थोड़े से लोग कमेंट करते हो, थोड़े से लोग लाइक करते हो, बाकी तो मूर्ख भरे पड़े हैं संसार में। मुझे तमन्ना नहीं है कि चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हों। आई नीड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। एंड ऑल ऑफ यू माई चिल्ड्रेन, यू आर फुल ऑफ क्वालिटी, दैट आई कैन से। थैंक यू वेरी मच। माँ शुभरांगिनी रक्षा करें।